हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। इनसे पहले वाले वीडियो में हम असहयोग आंदोलन के कारणों पर डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से, जिसमें महात्मा गांधी का किस प्रकार भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ, अहमदाबाद आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ, है ना, तब तक, और प्रथम विश्व युद्ध तक महात्मा गांधी किस प्रकार से ब्रिटिश शासन के समर्थक और सहयोगी थे, और इसीलिए उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। लेकिन ऐसे कौन से कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी, जो सहयोगी थे, ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे, वो असहयोगी हो गए? अर्थात ऐसे कौन से घटनाएं थी जिसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो असंतोष है भारतीय जनता में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। युद्ध के बाद किस प्रकार भारत में भी राष्ट्रीयता का विकास हुआ, किस प्रकार युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट देश पर आया, और किस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं, जिनमें प्लेग, अकाल, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, अनावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं देश में आई, और उनके लिए अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने कुछ भी नहीं किया, या पर्याप्त उपाय नहीं किए, या जनता के सुरक्षा के लिए, जनता के सहयोग के लिए, जनता के हित के लिए, के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो ये बहुत सारे, साथ ही सरकार की दमनकारी नीति है ना, जिसमें प्रेस एक्ट और एडिशन एक्ट, बहुत सारी इस तरह की चीज़, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, इस तरह की चीज़ें थी, जिसने भी जनता में असहयोग की भावना को जन्म दिया। इसके साथ साथ कुछ इस तरह की घटनाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं, और जिसको सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता, या अपन ये कहें कि क्रूरता, किसी भी विदेशी शासन की क्रूरता की सारी हदें जहाँ पार हो जाती हैं, या सारे नैतिकता जहाँ समाप्त हो जाती है, तो इस तरह की भी कुछ घटनाएं होती हैं इनके साथ साथ, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अति आक्रोश पैदा होता है, और वो असहयोग आंदोलन का कारण बनते हैं। उसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण घटना है, वो है रोलेक्ट एक्ट, और उसके विरुद्ध किया गया आंदोलन। देखिए, युद्ध काल में सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन क्रांतिकारी आंदोलन को नियंत्रित रखा। हाँ, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया कि युद्ध चल रहा है, तो उन परिस्थितियों में क्रांतिकारी जो आंदोलन चल रहा था भारत में, उसको नियंत्रित रखा। परंतु युद्ध के बाद यह अधिनियम समाप्त होने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा था। पर युद्ध के उपरांत भी सरकार ने इस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि सरकार उत्तेजित और वर्धित राष्ट्रीयता का दमन करना चाहती थी। मतलब सरकार नहीं चाहती थी कि क्रांतिकारी आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चले। तो क्रांतिकारी आंदोलन का अभी पूर्णतः दमन नहीं हो सका था, और अफगानिस्तान में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, जिसका अनिवार्यतः भारत पर भी प्रभाव पड़ा, और सरकार रूस से भी आशंकित थी। यह भारत की सीमा पर, विशेषतः अफगानिस्तान की ओर से उपद्रव खड़ा करना चाहता था। तो 1917 में जब मॉन्टेस्क्यू भारत छोड़ रहे थे, उनसे इस संबंध में आवश्यक विधि निर्माण की स्वीकृति ले ली गई कि युद्ध के बाद समस्त देश में आर्थिक असंतोष फैला हुआ था। साथ ही क्रांतिकारी तथा आतंकवादी आंदोलन शक्ति पकड़ रहे थे। अतः भारत सरकार ने 10 दिसंबर 1917 को जस्टिस सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, है ना। इस समिति का कार्य यह बताना था कि भारत में किस प्रकार और किस सीमा तक क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार है, और किन उपायों द्वारा उनका अंत किया जा सकता है। तो अप्रैल 1918 में इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। समिति ने यह सिफारिश की थी कि क्रांतिकारी अपराधों के दमन के लिए साधारण फौजदारी कानूनों में संशोधन होना चाहिए। समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वोच्च धारा सभा में
1919 फरवरी 1919 में 2 विधेयक प्रस्तुत हुए जिन्हें रॉलेट विधेयक कहा जाता है। इनके प्रस्तुतिकरण से देश में एक अपूर्व आंदोलन का सूत्रपात हुआ और सारे देश ने इसका विरोध किया। इन दोनों विधेयकों का विरोध परिषद के गैर सरकारी भारतीय निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों ने समान रूप से किया था, परंतु सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। तो महात्मा गांधी ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन विधेयकों को वापस नहीं लिया तो उनको विवश होकर सत्याग्रह की शरण लेनी पड़ेगी। तो इन काले बिलों के विरुद्ध पूरे देश में विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ। फिर भी उनमें से एक को 17 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। 2 कानून पारित हुए थे, 2 विधेयक पारित हुए थे, जिसमें से एक विधेयक को 17 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया था। यह रॉलेट एक्ट के नाम से विख्यात है। इसके द्वारा क्या हुआ कि इसके द्वारा सरकार को राजनीतिक आंदोलन तथा राज्य के विरुद्ध किसी अन्य कार्य का दमन करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मतलब सरकार इससे और शक्तिशाली हो गई कि वो राष्ट्रीय आंदोलन का दमन कर सके। इसके द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट की वह धारा समाप्त कर दी गई जिसके अनुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई गवाही सफाई की गवाही नहीं मानी जा सकती और बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार सरकार को मिल गया था। देखिए कितना दमनकारी ये कानून था कि है ना, कि एक तो बिना मुकदमे चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और ऐसे अधिकार जब सरकार को मिल जाते हैं, सरकार के पास होते हैं, तो वो किसी पर भी मुकदमा चला सकती है, किसी को भी जेल में डाल सकती है। और किस प्रकार से हम ये कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए ये काले कानून पारित किए गए थे। तो इस प्रकार रॉलेट एक्ट द्वारा भारतीय जनता की स्वतंत्रता का पूरी तरह से अपहरण किया गया था। पहले ही गुलाम थे, लेकिन कम से कम एक आंदोलन करने का जो अधिकार था वो भी यहाँ समाप्त कर दिया गया। इसी कारण रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम या आतंकवादी और अपराधी अधिनियम कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और जनता को सलाह दी कि वे सत्य और अहिंसा द्वारा इन विधेयकों की अवज्ञा का प्रण लें, है ना। जब यह एक्ट पास हो गया तो गांधी जी ने जनता से आग्रह किया कि वह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को शोक दिवस मनाएंगे और हड़ताल करेंगे। उस दिन समस्त देश में हड़ताल हुई जिसमें हिंदुओं और तथा मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया। सारे देश में शांतिपूर्ण हड़तालें हुई और लोगों ने उपवास किए। सरकार की ओर से भी दमन चक्र बहुत तेजी से चला। आवेश में आकर भीड़ ने कहीं कहीं हिंसात्मक कार्य भी किए। दिल्ली में जनता और पुलिस में संघर्ष हो गया था। पुलिस ने गोली चलाई थी जिसमें लगभग 8 व्यक्ति आहत हुए, घायल हो गए थे। इससे जनता में बहुत ज़्यादा उत्तेजना फैल गई थी। स्थिति को शांत करने के लिए गांधी जी दिल्ली की ओर चल पड़े थे और रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गिरफ्तार करके बम्बई जेल भेज दिया गया था। तो गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर सारे देश में बिजली की तरह फैल गई और जनता बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हुई, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुई और बहुत ज़्यादा अपन ये कहें कि उद्वेलित हुई। पंजाब भी इससे अछूता नहीं रहा और पंजाब भी अशांति का केंद्र बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ अपन ये कहें कि संपूर्ण देश में ये खबर पूरी बिजली की तरह फैल गई थी और संपूर्ण देश में जनता में आक्रोश पैदा हुआ और पंजाब भी उसका एक पार्ट था। पंजाब भी उससे अछूता नहीं रहा। उस समय सर माइकल ओडायर पंजाब का जनरल था। वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कट्टर विरोधी था और उसे कुचलने पर पूरी तरह से कटिबद्ध था। उसने अंग्रेजी नेताओं के लिए पंजाब में प्रवेश निषेध कर दिया। कांग्रेसी नेताओं पर उसने कांग्रेसी नेताओं पर के लिए पंजाब में प्रवेश बंद कर दिया, निषेध कर दिया और पंजाब के 2 कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया था। इस कारण पंजाब में बहुत ज़्यादा उत्तेजना फैली, हड़तालें हुई तथा जुलूस निकाले गए और पुलिस ने इस जुलूस पर गोलियां चलाई। तो किस प्रकार से रॉलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता की आज़ादी को छीना गया, किस प्रकार से ये काले कानून बनाकर लोगों को किस प्रकार सरकार के अधीन किया गया था, जो कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था, अनुचित था, है ना, अनैतिक था। लेकिन हम ये कहें कि रॉलेट एक्ट का जो परिणाम निकला
है ना। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो 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 जुलूस निकले, जो आंदोलन हुआ, वो एक बहुत बड़ा कारण था कि जनता में अंग्रेज़ों के प्रति एक द्वेष की भावना या क्रांति की भावना को बहुत ज़्यादा उसने प्रज्वलित किया, और गांधी जी को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि जिस अंग्रेज़ों का हम अब तक साथ दे रहे थे प्रथम विश्व युद्ध तक, जिनके हम सहयोगी थे, उनके लिए सहयोग करना आसान काम नहीं है और उचित काम भी नहीं है। वो किस हद तक जा सकते हैं, ये बात गांधी जी को भी एहसास हुई और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो इस प्रकार से रॉलेट एक्ट या काला कानून जिसको हम बोलते हैं, वो भी असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण बना था। और उसी के परिणाम स्वरूप आगे फिर जलियांवाला बाग कांड होता है, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए असहयोग आंदोलन का एक कारण बनता है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।